दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका के दौर में न्यायालय चाह ले, सुप्रीम कोर्ट चाह ले तो बड़ी से बड़ी तानाशाह हुकूमत की चूल्हे हिल जाती है। उस हुकूमत के पीछे पर्देदारी कर खड़े ताकतों की चूल्हे हिल जाती है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने जिस प्रकार का आदेश पारित किया, उसके बाद भारत खोदो अभियान पर रोक तो लगा ही, उसके साथ साथ जिस प्रकार का इकोसिस्टम इस हिंदुस्तान के अंदर बनाया जा रहा था, जिस प्रकार का माहौल इस देश में गांव गांव गली मोहल्लों तक बनाया जा रहा था, और जिस प्रकार से कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग के दौर में यानी लोगों के दिलो दिमाग पर अलग तरीके से हावी होने के दौर में जो आदेश आज संजीव खन्ना के बेंच ने दिया, उस आदेश के बाद भारत खोदो अभियान जो अघोषित रूप से चलाया जा रहा था, उस भारत खोदो अभियान की हवा निकल गई है। भारत खोदो अभियान में जितने बेलचा, जितनी कुदाल, जितनी कड़ाही, जितना तसला लगा हुआ था, उन सब को एक साथ बंद कर, बोरी में बंद कर घर जाने का अघोषित आदेश जैसा आदेश आ गया। आज मौका था मथुरा की शाही ईदगाह और बनारस की ज्ञान वापी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का। एक वकील बाप बेटे हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन जिस प्रकार से पूरे देश में इस मामले को लेकर, कभी संभल में तो कभी ज्ञान वापी में, कुछ इसी तरह के लोग एक कोई हिंदू सेना बना लेते हैं, कोई और सेना बना लेता है, और तरह तरह के लोग कभी अजमेर शरीफ पर तो कभी कृष्ण जन्मभूमि पर तो कभी मध्य प्रदेश के धार में स्थित मस्जिद पर, कहीं ना कहीं तकरीबन 100 जगहों पर इस देश में जो चल रहा था खुदाई अभियान, और इस खुदाई अभियान को चलाने की कोशिश या आगे शुरू कराने की कोशिश जो तकरीबन 100 जगहों पर चल रही थी, उन सबको एक साथ बंद करने का अघोषित ही कहें या सीधा आदेश कहें जो जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने दिया, उसके बाद तो साफ साफ दिखाई देने लगा कि अब वकील बाप बेटे की दुकान बंद कर दी है। अब इस देश में किसी भी धर्म स्थल पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, उसके लूप होल्स को लेकर जिस प्रकार से कवायद की जा रही थी, उस कवायद के लिए फिलहाल अंतरिम तौर पर ही सही रोक लग गई है। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो सत्ता की आड़ लेकर व्यवस्था को प्रभावित करने और लोगों की मानसिकता को खरीद लेने की जो एक प्रवृत्ति सी बन गई थी, उस प्रवृत्ति को सीधे सीधे खारिज करने वाला आदेश जस्टिस संजीव खन्ना ने जो दिया, उससे भारत खोदो अभियान की हवा निकलनी ही थी। आखिर हुआ क्या है आज? दरअसल आज जो हुआ है उसमें आप यही कह सकते हैं कि बड़ी उम्मीद पाल ली थी चंद्रचूड़ से हम लोगों ने। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कुछ मामलों में उन्होंने हिला हवाली दिखाई। कश्मीर को डाउनग्रेड करके स्टेट से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उस मामले में उन्होंने जिस प्रकार से केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराने वाला आदेश दिया, या महाराष्ट्र के मामले में सैद्धांतिक तौर पर आगे के मसलों के लिए बड़ा जजमेंट तो दिया, लेकिन महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का कार्यकाल भी पूरा करवा दिया। ठीक इसी तरह से मशीन को लेकर चुनाव में जो कुछ हुआ, उसको लेकर भी बहुत लोगों को निराशा हुई। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और उनके साथ जो 2 जज इस बेंच में थे, केवी विश्वनाथन और संजय कुमार, इन तीनों के फैसले ने आज भारत खोदो अभियान को एक तरह से जमीन में गाड़ने का जो काम किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अन्यथा इस देश का ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा रहा था, जिस इकोसिस्टम को बनाने के लिए संघ ने 1925 से लेकर 2024 के 99 सालों में जो पूरी खाद पानी डाली थी, पूरी मेहनत की थी, पूरी सिंचाई की थी, उसको एक झटके में खारिज कर दिया। शाही ईदगाह मथुरा और इसके साथ साथ ज्ञानवापी मस्जिद, इससे जुड़ा हुआ मसला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, और मसला इसलिए आया क्योंकि शरद पवार, सीपीआईएम, राजद के सांसद मनोज झा, इस तरह के कुछ लोगों ने जो याचिका डाली थी ताकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में जो पुरातत्व वाले लूप होल्स हैं कि एएसआई या आर्कियोलॉजिकल महत्व के जो विषय होंगे, उसको प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से अलग रखा जाएगा। और उसी लूप होल्स का फायदा उठाकर पूरे देश में जो माहौल बिगाड़ा जा रहा था, उस पर संजीव खन्ना की बेंच ने आज अंतरिम आदेश पारित कर दिया। दरअसल
कहीं भी आप देखें, संभल के मामले में देखें 4 लोगों की जान चली गई। यही जैन पिता पुत्र वकील साहब, ज्ञानवापी के मामले में, अजमेर शरीफ को लेकर बातें होने लगी, वक्फ बोर्ड को लेकर बातें होने लगी, और कुछ लोग तो ताजमहल तक की बात करने लगे थे। लेकिन अब इस तरह के इकोसिस्टम पर फिलहाल रोक लगी रहेगी। संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कहा कि अधीनस्थ न्यायालय, जी हां, कोई भी निचली अदालत यह फैसला अब नहीं कर सकती, कोई अंतरिम आदेश भी नहीं पारित कर सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई नहीं होती। और अगली सुनवाई कब होगी? 4 हफ्ते का वक्त केंद्र को दिया गया है। केंद्र सरकार 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करे कि ये जो अघोषित रूप से भारत खोदो अभियान चल रहा है, इस अभियान पर उसका क्या कहना है। आखिर हर किसी मस्जिद, किसी ईदगाह, किसी दरगाह के नीचे खुदाई, कोई कहीं पिटीशन लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में पहुंच जाता है या हाई कोर्ट में पहुंच जाता है, वहां से एक आदेश लेकर अब खुदाई करने चलो। ये पूरा का पूरा जो धंधा चल रहा था, और पूरे देश का, इस पूरे देश की, जिसकी गंगा जमनी तहजीब ही उसकी पहचान है, जिसकी धर्मनिरपेक्षता ही उसकी ताकत रही है, आज से नहीं हजारों वर्षों से, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के जमाने से जो ताकत रही है, उस ताकत को एक आज के दौर का इकोसिस्टम जो खत्म करना चाह रहा था, उसके ऊपर आज रोक लग गई। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगले आदेश तक या अगली सुनवाई तक कोई भी ऑर्डर, कोई भी अदालत इस देश में इस तरह से जुड़े हुए मामलों पर पारित नहीं कर सकती। दरअसल इस तरह के इतने कड़े आदेश को लेकर लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ तो करेगा। लोगों को बड़ी उम्मीद थी। हर जगह से निराश व्यक्ति देश की सुप्रीम कोर्ट में खुद के लिए न्याय की प्रतीक्षा करता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां वकीलों की फीस महंगी है, न्यायपालिका में उच्च स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया कड़ी है, निचली अदालतों में ही कई कई पीढ़ियां सिविल के मुकदमे लड़ने में लग जाती है, उस देश में इस तरह के फैसले एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। अब दूसरा सवाल इसके साथ ये उठता है कि क्या इस देश के सामने दूसरे बुनियादी मुद्दे नहीं हैं? शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, प्रति व्यक्ति आय का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, मानवाधिकार का मुद्दा है, महिला अधिकार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, कालाबाजारी का मुद्दा है, क्रोनिक कैपिटलिज्म यानी चापलूस पूंजीवाद का मुद्दा है, लोगों की घटती बढ़ती आय का मुद्दा है। इन सब मुद्दों को किनारे करके हर बीमारी का इलाज हिंदू मुसलमान, हर समस्या का इलाज हिंदू मुसलमान, ये एक खास तरह का इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम के तहत जो ये काम किया जा रहा था, इसके ऊपर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने जो फैसला दिया, उस फैसले के बाद निश्चित तौर पर अब सरकारें भी हिचकेंगी। निचली अदालतों का तो सवाल ही नहीं है कि कोई आदेश या इंटरिम ऑर्डर यानी अंतरिम आदेश पारित कर दे। सिस्टम और सरकार जब दोनों एक दूसरे के पूरक हो तो व्यवस्था अच्छी चलती है, ये पुरानी अवधारणा है। लेकिन सिस्टम पर सरकार का कब्जा हो जाए और सिस्टम ही सत्ता को निर्धारित करने लगे, ये दोनों परिस्थितियां जब एक साथ आकर खड़ी हो जाती है, तो फिर बचता क्या है? फिर वही बचता है जो आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था को संविधान संशोधन कर थोपे जाने की प्रवृत्ति के रूप में देख रहे हैं। क्यों 1 नेशन 1 इलेक्शन, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थितियां क्यों है कि इस देश में जीएसटी आई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही टैक्स करो, और फिर उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं वो आप देख रहे हैं। राज्य सरकारें कंगाल होती जा रही हैं, दिल्ली के सामने कटोरा लेकर बैठी हुई हैं। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन, कुछ दिन में कोई और आदेश आ जाएगा। ये सारी चीजें उस दौर में चल रही है जिस दौर में इस देश का 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा है। मोदी सरकार इसे अपने लिए एक उपलब्धि मानती है, लेकिन उन 82 करोड़ लोगों में गरीब हिंदू भी हैं, गरीब मुसलमान भी हैं, गरीब जैन भी हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि जो 2 वकील जैन धर्म को मानने वाले हैं, जैन संप्रदाय को मानने वाले हैं, और 2 वकील कभी संभल में तो कभी ज्ञानवापी में तो कहीं कोई और उनकी तरह का व्यक्ति किसी और जगह पर, ये जो भारत खोदो अभियान की बुनियाद तैयार कर रहे थे, यही सिस्टम है। जैन ने तो संभल की सिविल कोर्ट से आदेश ले लिया था खुदाई का, पुरातात्विक खुदाई का,
ठीक इसी तरह से न्यायालय का आदेश ज्ञानवापी के मामले में ले लिया गया था। लेकिन क्या अधीनस्थ न्यायालयों ने इस देश के इकोसिस्टम पर कभी भरोसा किया कि किस तरह का है? आपने देखा कि एक विद्वान न्यायाधीश ने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इस देश में बहुसंख्यकवाद थोपने की वकालत के तौर पर किया, और अब उनके खिलाफ महाभियोग के लिए सांसदों में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की काफी चर्चा होती है। बहुत संक्षेप में बताएं तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके कारण यह विवाद खड़ा हुआ और जिसमें थोड़ी सी ढील चंद्रचूड़ ने दे दी, जिससे विवाद खड़ा हुआ, यह है क्या आखिर? दरअसल 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने सितंबर के महीने में एक कानून पारित किया, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति होगी धार्मिक स्थलों की, उसे मेंटेन किया जाएगा, वही बरकरार रखा जाएगा। उसमें थोड़े लूप होल्स भी छोड़े गए। लूप होल्स इसलिए छोड़े गए क्योंकि जो पुरातात्विक स्थल है उनकी खुदाई कई बार जरूरी होती है कि उसके नीचे क्या है, तो पुरातात्विक स्थलों को माना गया कि इससे अलग रखा जाएगा, और उसी को अलग रखने की बात जो उसमें कही गई उसका हवाला देते हुए अब पुरातात्विक स्थल किसी जगह को घोषित कराया जाए या घोषित है पहले से, उसकी खुदाई शुरू कराओ कि वो तो उसके दायरे में नहीं है। वहीं से इस सारी बीमारी का जन्म हुआ और उसके बाद देश का माहौल बिगड़ने लगा। वरना आज के दौर में जहां कांवड़ यात्रा के दरमियान दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखने की बात कही जा रही है, उसके बाद इस देश में माहौल किस तरह का बनता, इसका सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं आप। आखिर क्यों इस देश में बहुसंख्यकवाद थोपने की बातें होती है? जस्टिस संजीव खन्ना ने जो फैसला दिया, कहीं ना कहीं उनके चाचा हंसराज खन्ना, संक्षेप में कहें तो HR खन्ना, उनका जो फैसला था शिवकांत शुक्ला वर्सेस ADM जबलपुर के मामले में राइट टू लाइफ को लेकर, वो फैसला जजमेंट तो नहीं बन पाया क्योंकि 2-1 में अकेले वो उसके पक्ष में खड़े थे। जिसके पक्ष में 2 लोग खड़े थे वो फैसला असली बना। लेकिन बाद के दौर में, जनता सरकार के दौर में, जस्टिस HR खन्ना का डिसेंट व्यू, अलग व्यू, वही असली जजमेंट माना गया। और उसके बाद की परिस्थितियों में चीफ जस्टिस भले ही नहीं बने HR खन्ना, लेकिन हिंदुस्तान के लीगल इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के इतिहास में एक स्वर्णाक्षरों में अपना नाम दर्ज कराकर वो चले गए। बहुत सारे चीफ जस्टिस हुए जिन्हें देश जानता नहीं है, लेकिन HR खन्ना को लोग जानते हैं। ये हालात इस देश के अंदर बने जिसमें HR खन्ना का नाम हुआ। उन्हीं के परिवार से आते हैं, उन्हीं के भतीजे बताए जाते हैं संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना ने जो फैसला दिया कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के मुद्दे पर और इन सब खुदाई अभियानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार का जो 4 हफ्तों में जवाब आएगा, उसके बाद ही हम अगली सुनवाई करेंगे। और जब उसके बाद वो अगली सुनवाई करेंगे, अगली सुनवाई में निचली अदालतों को कोई आदेश पारित करने का आदेश या ढील वो जब तक नहीं देंगे, तब तक, जब तक कोई ढील या आदेश ना दिया जाए, तब तक कहीं कोई निचली अदालतें किसी मामले को सुन नहीं सकती, कोई नया केस रजिस्टर नहीं हो सकता। साफ साफ इस तरह की रोक आज के समय में सबसे बड़ी मांग थी। लेकिन उस मांग के ऊपर क्या आपको लगता है, जिस इकोसिस्टम में गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री बने हो, जिस इकोसिस्टम में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर माननीय बनकर संसद पहुंच चुकी हो, जिस इकोसिस्टम में अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान इस देश में घुमाए जाते हो, उस इकोसिस्टम में यह उम्मीद कोई कर सकता था कि इस तरह का फैसला हिंदुस्तान की शांति प्रिय आवाम के लिए, इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए, और इस देश में जहां का संविधान ही अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को स्वीकार करता है, एक ऐसे मौलिक अधिकार को जिसे कोई सरकार भी कभी कम नहीं कर सकती, उसे इस तरह से बिना सीधे सीधे मौलिक अधिकार में संशोधन किए, इस तरह से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के लूप होल्स का फायदा उठाकर सीधे सीधे भारत खोदो अभियान में तब्दील एक अघोषित एजेंडे से खत्म करने की जो कवायद चल रही थी, उस कवायद पर संजीव खन्ना की अदालत ने जो फैसला दिया, ये सिर्फ जो बाप बेटे जैन साहब वकील हैं उन जैसे लोगों को भी हतोत्साहित करेगा, उस मानसिकता को भी हतोत्साहित करेगा, और जो पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा था, उस इकोसिस्टम की बुनियाद को भी अंदर से हिलाता हुआ दिख रहा है। अब आगे आगे देखते जाइए किस तरह से इस देश के अंदर सांप्रदायिकता के भूत को नीचे उतारने के लिए समाज अपनी तरफ से पहल करता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहल कर दी
4 हफ्तों में जो केंद्र का जवाब आएगा उसके बारे में एक तथ्य तो तय है कि सीधे सीधे केंद्र सरकार ये तो नहीं कहेगी कि हाँ खुदाई होनी चाहिए मस्जिदों के नीचे की या दरगाह की या ईदगाह के नीचे की खुदाई होनी चाहिए, ये बात केंद्र सरकार नहीं बोलेगी। लेकिन गोलमोल जवाब देकर सरकार के वकील ये कहने की कोशिश करेंगे कि एक्सेप्शनल केस में, अपवाद के मामलों में ऐसी खुदाई होनी चाहिए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ने की बात उनके समर्थक सड़क पर करते हुए दिखेंगे। लेकिन मंशा, जो लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उनकी मंशा क्या है? जुबान से निकलती है तब जब कहा जाता है कि कब्रिस्तान बनना चाहिए तो शमशान भी बनना चाहिए, स्कूल और अस्पताल बनना चाहिए, नहीं निकलता जुबान से, कब्रिस्तान और शमशान की बात निकलती है। निकलता क्या है? शाहीन बाग संयोग नहीं प्रयोग है। जुबान से क्या निकलता है? भैंस लेकर मुसलमानों को दे देंगे। राजीव कुमार का आयोग चुनावी भाषणों में इस तरह की बातों पर चुप रहता है, लेकिन न्यायालय बार बार और हमेशा चुप रहेगा, उम्मीद इसकी नहीं की जाती है। उम्मीद इसलिए भी नहीं की जाती है क्योंकि इस देश के सिस्टम के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 की व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट का अधिकार है, सुओ मोटो का अधिकार है, और इन सब से आगे बढ़कर इस देश के सिस्टम पर और संविधान के संरक्षक होने के नाते संविधान की मूल भावना के अनुरूप इस देश का शासन चल रहा है, इस देश की व्यवस्था चल रही है या नहीं चल रही है, इसको देखने का भी अधिकार है। मूल भावना क्या है? राष्ट्र का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, नागरिक अधिकार, संसदीय व्यवस्था, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट संवैधानिक संस्थाएं, ये सारी चीजें संविधान की मूल भावना के अंतर्गत आती है। और एक भी पिलर इसमें से चरमराता हुआ दिखता है तो न्यायपालिका का यह परम कर्तव्य होता है कि सबसे पहले उस चीज को ठीक करने का काम करे। संजीव खन्ना ने आज यही कोशिश करते हुए पहला पैगाम सरकार और व्यवस्था और इस तरह की कुत्सित मानसिकता वाले लोगों को देने की कोशिश की है जो इस देश में हर जगह खुदाई कराना चाहते हैं। मेरा भी एक सुझाव है। सुझाव यह है कि जो गोदी मीडिया के चैनल खुदाई अभियान को प्रमोट कराने के लिए दिन रात डिबेट करते रहते हैं, प्रायोजिक डिबेट करते रहते हैं, उन गोदी मीडिया चैनलों के नीचे जो फिल्म सिटी है नोएडा में, सबसे पहली खुदाई तो वही होनी चाहिए थी कि उसके नीचे मंदिर है कि मस्जिद है कि दरगाह है, क्या है उसके नीचे। पहली खुदाई तो उस फिल्म सिटी की होनी चाहिए कि यमुना किनारे के उस इलाके में नोएडा के सेक्टर 15A में आखिर है क्या। लेकिन वहां इजाजत नहीं दी जा रही है। अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकवाद का भूत चढ़ाने में जब इस देश में न्यायाधीश लोग अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए अपने बयानों के माध्यम से, तो विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जैसे लोग, विद्वान वकील, दो दिखाई देते हैं, 2000 पर्दे के पीछे दिखते हैं। अब पर्दे के पीछे वाले लोगों को पर्दे में ही रहने का अघोषित आदेश माननीय न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठे जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने दिया है। आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।